नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर सभी लोगों को लगाया जाएगा कोरोना का टीका। कोविशील्ड की 2 खुराक के बीच के अंतराल को भी बढ़ाया। गन्ना राज्य मंत्री ने शुगर मिलों में बिचौलियों की भूमिका पर तत्काल अंकुश लगाने के दिए निर्देश। गन्ना किसानों के लिए हर जिले में समिति का होगा गठन। सल्ट विधानसभा के उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू। पहले दिन 3 नामांकन पत्रों की हुई बिक्री, कोई नामांकन नहीं हुआ दाखिल। और प्रदेश के कई इलाकों में मौसम का बिगड़ा मिजाज। केदारनाथ धाम में हुई बर्फबारी, अगले 24 घंटों में नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत जिले में ओलावृष्टि की संभावना। अब समाचार विस्तार से। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि अब 45 साल से ज्यादा उम्र के आम नागरिक भी टीका लगवा सकेंगे। बता दें कि अब तक 45 से 60 साल के बीच सिर्फ गंभीर बीमारियों वाले लोगों को ही वैक्सीन दी जा रही थी। पहला फैसला ये कि 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। 45 उम्र है उसको मिलेगा, 45 से ऊपर। तो ये एक बड़ा बेस की तरफ हम जा रहे हैं। वहीं केंद्र ने टीकाकरण पर तकनीकी परामर्श समूह और राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल की सिफारिश के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण के दौरान कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच का अंतराल बढ़ाकर 4 से 8 सप्ताह करने के बारे में लिखा है। 2 खुराक के बीच के अंतराल को बढ़ाने का ये फैसला सिर्फ कोविशील्ड टीके पर लागू होगा और ये कोवैक्सीन पर लागू नहीं होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को इस संबंध में पत्र में लिखा है। पत्र में कहा गया है कि मौजूदा वैज्ञानिक साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ये प्रतीत होता है कि अगर कोविशील्ड की दूसरी खुराक 6 से 8 सप्ताह के बीच दिलाई जाती है तो एफिकेसी बढ़ जाती है, लेकिन ये अंतराल 8 सप्ताह से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोविशील्ड का डोज 4 से 8 सप्ताह के दरमियान लेना ठीक है, यानी 8 सप्ताह तक उसका अंतर बढ़ा सकते, उसका लाभ ही है। प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्य मंत्री यतीश्वर आनंद ने विभागीय अधिकारियों और सभी शुगर मिल प्रबंधकों को निर्देश दिए कि गन्ना किसानों से संबंधित किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों के विरुद्ध काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी शुगर मिलों में बिचौलियों की भूमिका पर तत्काल अंकुश लगाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जब तक गन्ना क्रय का काम पूरा न हो जाए तब तक किसी भी शुगर मिल को बंद न किया जाए। राज्य मंत्री ने सभी शुगर मिलों में सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए हर जिले में एक समिति गठित करने के निर्देश भी दिए। गन्ना किसानों की बातों का समस्या का समाधान करना है और ईमानदारी के साथ करना है। आगे से किसी भी गन्ना किसान की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। मेरे पास कुछ गन्ना किसानों की शिकायत थी, चाहे वो घट तोली की हो, समय पर पर्ची ना मिलने का कारण हो, समय पर ट्रांसपोर्ट काम न करते हो और समय पर किसानों का भुगतान किया जाए। कुछ इस प्रकार की समस्याएं थी गन्ना किसानों की, उसको लेकर मैंने बैठक ली थी और मैंने इसमें कोई दुराई की बात नहीं है। मैंने कहा कि बड़े ईमानदारी से और किसी भी गन्ना किसान की शिकायत मेरे पास द्वारा ना जाए। अल्मोड़ा जिले में सल्ट विधानसभा के उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो गई है। नामांकन के पहले दिन 3 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई, जबकि आज कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ। 23 से 26 मार्च तक नामांकन प्रक्रिया होगी और 27 से 29 मार्च तक होली का अवकाश होने के कारण 30 मार्च को नामांकन का अंतिम दिन होगा।
आज कोई भी नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं हुआ है। केवल 3 नाम निर्देशन पत्रों के लिए अभ्यर्थियों ने आवेदन प्राप्त किए हैं, प्रपत्र प्राप्त किए हैं। आज हमने निर्वाचन की सूचना भी जारी कर दी है, जिसमें आज के दिवस से 23 तारीख से लेकर 30 मार्च तक नाम निर्देशन जमा करने का समय रहेगा, जिसमें आपका 27, 28 और 29 3 दिन को हमारा पब्लिक हॉलिडे है, सार्वजनिक अवकाश है। उन दिनों पे ना हम यहाँ से बिक्री करेंगे, ना ही हम उस दिन नाम निर्देशन पत्र दाखिल करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन और निर्वाचन प्रक्रिया में कोविड के नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सल्ट विधानसभा चुनाव के लिए 136 बूथ हैं, जबकि प्रशासन ने 15 अतिरिक्त बूथ बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी है। 24 बूथ हमारे अवेलेबल आ रहे हैं। टोटल 136 बूथ हमारे बन रहे हैं। 15 ऑक्सिलरी बूथ तक प्रपोजल एक्सेप्टेंस के लिए हम लोगों ने भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया है और उसके उपरांत हमारे टोटल 151 बूथ यहाँ पे लगाए जाएंगे। इसमें कोविड प्रोटोकॉल का पूरा अनुपालन किया जाएगा तथा सभी को मतदान देने का हम लोग अवसर प्रदान करते हुए कोशिश ये की जाएगी कि हम लोग कोविड के इस महामारी के दौरान हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सावधानियां बरतकर इसको सुचारू तरीके से संपन्न करा सकें। वहीं एसएसपी पंकज कुमार भट्ट ने बताया कि चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए अतिरिक्त फोर्स की भी तैनाती कराई जा रही है। पुलिस ने अपना ड्यूटी चार्ट ऑलमोस्ट तैयार कर लिया है। इसमें एसएसटी और एफएसटी में फोर्स लग चुकी है। इसके अलावा जो बाहर से फोर्स हमारे यहाँ आना है उसकी डिमांड भेजी जा चुकी है और जनपद में नामवार उनका ड्यूटी चार्ट तैयार किया जा रहा है। नमामि गंगे के सहयोग और नीर फाउंडेशन की ओर से नई दिल्ली में विश्व जल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कोटद्वार निवासी सच्चिदानंद भारती को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड में जल संरक्षण के लिए पानी राखो आंदोलन चलाने वाले सच्चिदानंद भारती को ये पुरस्कार नमामि गंगे के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्र ने प्रदान किया। इस अवसर पर सच्चिदानंद भारती ने बताया कि उन्होंने 1987 से पानी राखो आंदोलन शुरू किया था। इसके अंतर्गत उन्होंने बीरोखाल के उफरे खाल में आसपास के जंगलों में छोटी छोटी सैकड़ों जल तलैया बनाकर बरसाती पानी को संरक्षित किया। उन्होंने बताया कि इस प्रयास का सुखद परिणाम निकला और आसपास के गांवों में जो जल स्रोत सूख चुके थे उनमें फिर से पानी आने लगा। ये पुरस्कार इस वर्ष उत्तराखंड के हमारा जो पानी राखो आंदोलन है उसे घाट गंगा के निर्माण और उसके आसपास जो छोटी छोटी जल तलैया बनाई गई उन सब कामों के लिए प्रदान किया गया है। पानी का रिश्ता जंगलों से घनिष्ठ रिश्ता है, क्योंकि हम कहते हैं कि भाई नदी हमारी माँ है, पर नदी की माँ भी तो कोई है। तो नदी की माँ है हमारे छोटे छोटे पानी के गदेरे, घाट गदेरे, जिनसे कि नदी बनती है, और उन घाट गदेरों की माँ है हमारे जल स्रोत, जिनसे वो घाट गदेरे बनते हैं, और उन जल स्रोतों की माँ है हमारे घने छायादार या चौड़ी पत्ती के बरसादार वन। शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के लिए मंडल स्तर पर आयोजित की गई कला एवं संगीत प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को आज पौड़ी मुख्यालय में सम्मानित किया गया। बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के लिए लोक चित्रकला, चित्र संयोजन, पोस्टर चित्रांकन, शास्त्रीय और लोक संगीत गायन सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, जिसमें मंडल स्तर के शिक्षकों ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया। सम्मान समारोह से पूर्व शिक्षा संकुल में बनाई गई सांस्कृतिक गैलरी का भी लोकार्पण किया गया, जिसमें लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने प्रतिभाग किया। उन्होंने विद्यालयों में लोक संगीत की शिक्षा की पैरवी की। कहा कि इससे बच्चों को अपनी लोक संस्कृति का ज्ञान मिलेगा। निवेदन किया सरकार से कि जिस तरह शास्त्रीय संगीत की शिक्षा की व्यवस्था है पूरे प्रदेश में, स्कूलों में शास्त्रीय संगीत के शिक्षक शिक्षा दे रहे हैं शास्त्रीय संगीत की बच्चों को, एक विषय लोक संगीत का भी होना चाहिए, ताकि बच्चों को उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों की जो लोक संगीत, लोकगीत प्रचलित हैं उनका भी बच्चों को जानकारी हो। इस प्रतियोगिता से शिक्षक बेहद उत्साहित नजर आए। लोक संगीत गायन की विजेता लता तिवारी ने कहा कि सम्मान से उनमें नई ऊर्जा का संचार हुआ है। मुझे
मुझे गढ़वाल मंडल में लोक गायन विधा में प्रथम पुरस्कार मिला और मैं विभाग की भरीपूर्ण बधाई देती हूँ कि उन्होंने टीचर्स के लिए इतना एनर्जेटिक प्रोग्राम रखा। इसे मैं SCERT के तमाम उन सदस्यों का, अपनी निर्देशक महोदया का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, खासकर टीचरों के लिए, क्योंकि टीचर जो है इस विधा के थोड़ा शुद्ध हो चुके थे। प्रदेश के कई इलाकों में आज भी मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। वहीं सुबह केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में लगातार हल्की से मध्यम ठंडी हवाएं चल रही हैं। उत्तरकाशी जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्रों गंगोत्री धाम, हर्षिल और सूखी टॉप में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। दोपहर बाद निचले इलाकों में बारिश होने से ठंड बढ़ गई है। चमोली जिले में आज ऊंचाई वाले क्षेत्रों बद्रीनाथ, हेमकुंड, फूलों की घाटी, औली और रूपकुंड में हल्की बर्फबारी हुई। बीती रात को भी जिले में तेज बारिश हुई थी। बागेश्वर में घने बादल छाए रहे। पिंडर घाटी क्षेत्र में हल्की बारिश के समाचार हैं। वहीं जिले में आंधी तूफान से जनजीवन पर असर पड़ा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत जिले में कहीं कहीं ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना जताई गई है। लॉकडाउन के दौरान कई लोग अपने गांव और घर लौटे। इस दौरान उनके सामने रोजगार का संकट था। ऐसे में मनरेगा उनके लिए वरदान साबित हुई। स्वरोजगार योजनाओं के तहत प्रवासियों ने भी मनरेगा के तहत रोजगार सृजन के कार्य किए। अब उनकी मेहनत साकार होने लगी है। नैनीताल जिले के दूरस्थ इलाके सलेड़ी और घगरेटी में युवाओं ने लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के माध्यम से गांव में कई मछली के तालाब बनाने का कार्य किया था, जो अब बनकर तैयार हो गए हैं। मत्स्य विभाग ने इनकी जांच के बाद मछली पालन को हरी झंडी दे दी है। अब स्थानीय लोग विभाग की मदद से मछली पालन कर अपनी आर्थिकी को संवार सकेंगे। इस बार लॉकडाउन पर जब लोग बेरोजगार थे तो हमने सोचा कि किस प्रकार से इन चुनौतियों को अवसर में बदला जाए। इसलिए क्लस्टर के रूप में हमने इस गाँव को चयनित किया और इसमें हमने मत्स्य तालाब बनाए। कम से कम 57-58 मत्स्य तालाब यहाँ पर बनाए ताकि हमारे ग्रामवासी आत्मनिर्भर हो सकें और जो प्रवासी अपने गांव छोड़कर गए थे और लॉकडाउन होने से वापस आ गए थे, वो लोग पुनः काम पर वापस आ सकें, स्वरोजगार कर सकें। इसलिए हमने यहाँ पर मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एक क्लस्टर के रूप में इस गाँव को चयनित किया और निस्संदेह यहाँ पर जो मत्स्य पालन से यहाँ के लोग अच्छी आमदनी उत्पन्न कर सकते हैं। स्थानीय युवक नवीन पलड़िया ने बताया कि लॉकडाउन में घर लौटने पर रोजगार का संकट था, लेकिन ब्लॉक स्तर पर मछली पालन के लिए मनरेगा के तहत अनुदान और कार्य करने की जानकारी मिली, जिससे आज उनका अपना मछली पालन के लिए तालाब बनकर तैयार हो गया है। ये सर पूर्व में जब हमें मत्स्य टैंक दिए गए तो इसमें 50% मत्स्य विभाग द्वारा और 50% मनरेगा द्वारा ये टैंक बनाने के हमें अनुदान दिया गया, जिसमें हमने कुछ इसमें अपना अंश भी लगाया है, क्योंकि उससे तो पूरा टैंक नहीं बन पा रहे थे। अपनी मेहनत से अपना जो अंश है, अपनी मेहनत है, हमने उससे लोगों का मतलब हेल्प करके पहले एक का बनाया, फिर दूसरे का बनाया, ऐसे सबके टैंक बनाए गए। अभी यहाँ पे लगभग 50 से 55 टैंक बने हैं सबके। वहीं मत्स्य विभाग ने मौके पर सभी तालाबों का निरीक्षण कर मछली पालन को स्वीकृति दी है। कोविड का शुरू हुआ था लॉकडाउन पीरियड, उस टाइम हमारे कुछ बच्चे जो थे अनएम्प्लॉयड हो गए थे, वो लोग वापस आ रहे थे, इनको एम्प्लॉयमेंट की भी ज़रूरत थी और मैंने देखा कि यहाँ वाटर रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, तो इसको देखते हुए हम लोगों ने मनरेगा से डबटेल करा, जिससे इनको कि मनरेगा से एक तो इनको मजदूरी मिल गई, दूसरा हमारा ये कि परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम इनका डेवलप हो गया, जो कि मतलब एक ब्लू रिवॉल्यूशन का भी अच्छा हमारा एक एग्जाम्पल है। हमने पानी को जो भीमताल लेक से पानी छूट रहा था उसको हमने कैप्चर करके यहाँ पर फिशरी का एक रोजगार शुरू किया। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।